बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MGT 301 थीम 1। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके MCQ जो है वो किसी भी पास्ट फाइल से नहीं आते, तो इसलिए इसके MCQ जो हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं और इसके क्वेश्चन जो हैं वो भी कंसेप्चुअल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने पहले कंसेप्ट क्लियर करना होंगे अगर आप MGT 301 में पास होना चाहते हैं। तो आपने मेरी बातों को, मेरे अल्फाज़ों को अच्छे से सुनना है। अगर आपको इनकी समझ नहीं आती तो फिर आपने इनको लिख लेना है, ठीक है? क्योंकि मैं आपको वही मेन बातें बताऊंगा जो कि इसके जिनसे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग से पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मार्केट की, कि मार्केट हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है? मार्केट का लफ्ज़ हम क्यों यूज़ करते हैं और ये क्या है, ठीक है? तो देखिए, मार्केट जो है उसको हम एज आ वर्ब और एज आ नाउन भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कहीं पे हम उसे एज आ नाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कहीं हम उसे एज आ वर्ब भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आपने कोई भी चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है तो आपके जहन में फ़ौरन से जो ख्याल आता है वो ख्याल होता है बाज़ार का, ठीक है? तो बाज़ार को ही हम मार्केट कहते हैं। जैसा कि देखें, अगर आपने मोबाइल सेल करना है तो आप कहते हैं भाई मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट से इसका रेट लगवाऊंगा, जो मार्केट का रेट होगा उसी रेट पे मैं ये मोबाइल सेल कर दूंगा, ठीक है? या आप मार्केट के अंदर ही इस मोबाइल को सेल करते हैं या मार्केट से आप रेट लगवा लेते हैं और फिर सेल करते हैं, ठीक है? तो मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि लफ्ज़ मार्केट उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई चीज़ बेची या ख़रीदी जाती है, ठीक है? लफ्ज़ मार्केट उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पर कोई चीज़ बेची या ख़रीदी जाती है। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ मार्केटिंग। तो फ़िलिप कॉटलर के मुताबिक हम देखते हैं कि मार्केटिंग है क्या, ठीक है? ये फ़िलिप कॉटलर की डेफिनेशन है, उसने मार्केटिंग की डेफिनेशन की, उसके मुताबिक हम देखते हैं मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशन relationships in order to capture value from customer in return। मैं बताता हूँ इसमें उन्होंने बात क्या की। उन्होंने ये बात की है कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैल्यू क्रिएट होती है। ये वैल्यू उन लोगों को ऑफ़र की जाती है जिनको उस वैल्यू की ज़रूरत होती है, यानी जो उस कंपनी के कस्टमर होते हैं। फ़र्ज़ करें आपको कंपनी जो है एक वैल्यू ऑफ़र की करती है, ठीक है? और कंपनी जो है वैल्यू ऑफ़र इसलिए करती है ताकि कस्टमर से एक अच्छा ताल्लुक़ यानी कि अच्छा रिलेशनशिप बन सके, ताकि वो दोबारा हमारे पास हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदने आए और हमारा लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर बन जाए, ठीक है? कंपनी आपको कुछ वैल्यू देती है, कुछ आपको डिस्काउंट देती है या किसी भी किस्म अपनी सर्विस के ज़रिए, या वो जो है वो हमारे पास कॉस्ट के ज़रिए आपको डिस्काउंट देती है ताकि आप उस कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो कस्टमर बन जाएं और आप दोबारा उनकी प्रोडक्ट ख़रीदने जाएं, ठीक है? अच्छा, अब आगे हम देखते हैं मार्केटिंग वोकैबुलरी को। मार्केटिंग वोकैबुलरी क्या होती है? अब वोकैबुलरी का लफ्ज़ यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया? वोकैबुलरी का वर्ड्स यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि कोई भी ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम सीखना चाहते हैं तो हम सबसे पहले उसकी वोकैबुलरी देखते हैं। हमें हमारी जितनी ज़्यादा अच्छी वोकैबुलरी होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी जो है वो हमें लैंग्वेज आएगी। इसी तरह अगर आप मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं ये उसकी वोकैबुलरी हैं, ठीक है? हम नीड्स लफ्ज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा आएगा, वांट आएगा, उसके अलावा डिमांड, कस्टमर, वैल्यू, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन। तो ये जितने भी अल्फाज हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, इसलिए अब ही हम इनकी डेफिनेशन इनको जो है वो देख लेते हैं ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे वोकैबुलरी लफ्ज़ यूज़ किया गया कि ये चीज़ें जो है ये अल्फाज जो हैं इनकी इसकी वोकैबुलरी है मार्केटिंग की, अगर आप मार्केटिंग को सीखना चाहते हैं। सबसे पहले नीड्स के बारे में बताया गया है, आर द स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन लाइक थर्स्ट एंड हंगर। नीड्स लफ्ज़ जो डेप्रीवेशन है ना, डेप्रीवेट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की
प्यास होना, किसी चीज़ की महरूमी होना, ठीक है, किसी चीज़ की कमी फील होना। तो यहाँ पे जो डेप्रीवेशन है इसका मतलब ये है कि हमें जब कोई भी चीज़ में किसी चीज़ की हमें भूख महसूस हो या हम लाइक फील करें, अपने आप को प्यासा फील करें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से कहते हैं हमें कुछ चीज़ खाने पीने के लिए दी जाए या हमें जो है वो खाने के लिए मिल जाए। तो वो हमारी नीड होती है, ठीक है, वो हमारी नीड होती है। इसी तरह हम देखते हैं वांट को, आर दी from human needs take as they are shaped by culture and individual personality. वाटर, मैं आपको मिसाल देता हूँ वाटर की। वाटर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम चाहें कि हमें पानी पीना है। ये फ़र्ज़ करें ना हम प्यासे हैं, प्यास थर्स्ट जो है वो हमारी नीड है, लेकिन हम पानी पिएं। अब अगर हम प्यासे हैं तो हम कोल्ड ड्रिंक भी तो पी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पानी ही पीना है, तो ये हम चाहते हैं, ठीक है। अगर हमें ज़रूरत है तो हम कोल्ड जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, हम जूस वगैरह भी पी सकते हैं, हम मिल्क शेक भी पी सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने पानी पीना है, तो ये हमारी वांट है, ठीक है। इसी तरह जब अगर हम भूखे हैं तो हम बर्गर भी खा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो ये हमारी वांट है, ठीक है। इसी तरह डिमांड, आर ह्यूमन वांट्स दैट आर बैक्ड बाय बाइंग पावर। अच्छा जी, वो चीज़ जिसको खरीदने की आपके पास ताकत है वो आपकी डिमांड है। डिमांड की सिर्फ ये डेफिनेशन बनती है कि वो चीज़ जिसको आपके पास खरीदने की ताकत है वो आपकी डिमांड है। तो इसके अलावा कस्टमर और कंज्यूमर, दूज हु बाय समथिंग, दूज हु यूज कंज्यूम समथिंग, लाइक पेरेंट्स एंड यू। अच्छा, मैं आपको बता दूं, कस्टमर वो होता है जो चीज़ खरीदता है, कंज्यूमर वो होता है जो चीज़ को इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपके पेरेंट्स जो हैं आपके लिए चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, ख़रीद के लेके आते हैं और आप घर में बैठ के उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप कंज्यूमर हुए और जो चीज़ ख़रीद रहे हैं वो कस्टमर हुए। आगे है वैल्यू, समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, समथिंग हैविंग एबिलिटी टू फिल इन अ गैप और सॉल्व अ प्रॉब्लम। हर वो चीज़ जिसकी कोई अहमियत है, हर वो चीज़ जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, किसी गैप को फिल कर सकती है, वो वैल्यू कहलाती है। सिर्फ वैल्यू की इतनी डेफिनेशन है। एक्सचेंज, एक्सचेंज की अगर हम बात करें, इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। आप शॉप पे जाते हैं और आप कहते हैं जी 1 kg हमें शुगर दे दें, या हमें 1 किलो घी दे दें, ठीक है, ऑयल दे दें, तो वो उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हैं और आप जो है वो चीज़ खरीद रहे हैं, तो ये एक्सचेंज है। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज एन एक्टिविटी in which goods, services और मनी इज पास्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। अब देखिए, आपने एक्सचेंज तो कर लिया, ठीक है, आपने कहा जी मैं आपको पैसे दूंगा, आपने मुझे ऑयल देना है 1 kg, तो उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन यानी कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, तो उसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसके बाद मार्केटिंग ऑफरिंग is some combination of product, services, information or experiences offered to a market satisfy a need or want। तो इसे हम मार्केटिंग ऑफरिंग कहते हैं। जब मार्केट अपने कस्टमर को कोई चीज़ ऑफर करती है ना, वो प्रोडक्ट की शक्ल में हो या वो सर्विस या इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस हो, तो उसे हम कहते हैं मार्केट ऑफरिंग। मिसाल के तौर पर एक मेडिसिन कंपनी मेडिसिन दे रही है, ये उसकी ऑफरिंग है, ठीक है। हमारे पास एक मेडिसिन कंपनी है, वो अपनी मेडिसिन जो है वो बेच रही है, फ़रोख्त कर रही है, तो उसकी मार्केटिंग ऑफरिंग है कि वो मेडिसिन को ऑफर कर रही है, ठीक है। इसके अलावा मार्केटिंग मिक्स को हम देखते हैं। मार्केटिंग मिक्स जो है ना, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट है, ये 4 P's हैं और कम्बिनेशन बनते हैं 4 C's के। प्रोडक्ट, इसका कम्बिनेशन होता है कस्टमर सोल्यूशन के साथ, ये एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है, ठीक है। प्राइस, इसका कम्बिनेशन होता है कॉस्ट के साथ।
प्रमोशन इसका कॉम्बिनेशन होता है कम्युनिकेशन के साथ। प्लेस इसका कॉम्बिनेशन होता है कन्वेंस के साथ। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारे पास है डिमांड सिचुएशन। अब ये डिमांड सिचुएशन जो है हमारे पास बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नेगेटिव डिमांड है। ठीक है, और हमारे पास, अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ नेगेटिव डिमांड को। फ़र्ज़ करें कि आपने आप जो है वो फ्रोज़न फूड को फ़रोख्त कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं जी फ्रेश फूड ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसी तरह आपको नेगेटिव डिमांड का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी प्रोडक्ट को नेगेटिव डिमांड का सामना करना पड़ता है तो उस सूरत में आपको कन्वर्जन मार्केटिंग करना पड़ेगी, यानी आप लोगों को आगाह करेंगे कि फ्रोज़न फूड उतना ही सेव है जितना फ्रेश फूड है। ठीक है, अब आगे है नो डिमांड, क्रिएटिव मार्केटिंग और स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग। इसमें आपको, अगर आपको नो डिमांड का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आपको क्रिएटिव मार्केटिंग और स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग को यूज़ करना चाहिए। अब ये नो डिमांड है क्या? आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने के बाद यानी कि स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो नो डिमांड होती है। आपने कोई शॉप बनाई है तो सबसे पहले यह है कि ग्राहक नहीं आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में एक दो दिन आप जो है वो कुछ भी सेल नहीं करते, तो ये है नो डिमांड। इस सूरत में आपको क्रिएटिव मार्केटिंग और स्टिमुलेटिंग मार्केटिंग करना पड़ती है। लेटेंट डिमांड यानी ऐसी डिमांड जिसके बारे में कहा जाए कि ये मार्केट में अगर आ जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। जैसे पानी से चलने वाली गाड़ी, तो पानी से चलने वाली गाड़ी जो है वो हमारे पास लेटेंट डिमांड की एग्जांपल है कि ये चीज़ मार्केट में आ जाए तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। तो उस सूरत में हमें डेवलपमेंट मार्केटिंग को यूज़ करना पड़ता है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो बनानी पड़ती हैं। डिक्लाइनिंग डिमांड, अच्छा ये डिक्लाइनिंग डिमांड क्या होती है? यानी आपको प्रोडक्ट की आपकी प्रोडक्ट की डिमांड पहले ठीक थी, अब थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो इस सूरत में हमें रीमार्केटिंग करना पड़ती है। ठीक है, आगे है फुल डिमांड। फुल डिमांड, जब हमें फुल डिमांड सिचुएशन का सामना करना पड़े तो हमें मेंटेनेंस मार्केटिंग को यूज़ करना पड़ता है। फुल डिमांड ये कि एक चीज़ की फुल डिमांड है और इसको हम रेगुलर डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, फुल डिमांड को हम रेगुलर डिमांड भी कहते हैं। आगे है इर्रेगुलर डिमांड, इसमें हमें सैंकड़ों मार्केटिंग को यूज़ करना पड़ता है। अब इर्रेगुलर डिमांड है क्या? फ़र्ज़ करें सर्दियों में हम अपर और जैकेट की डिमांड करते हैं जी, हमें अपर और जैकेट चाहिए। अब सर्दियों में हम टी शर्ट तो पहन नहीं सकते और गर्मियों में हमें टी शर्ट चाहिए, तो इस सूरत में हम सैंकड़ों मार्केट करते हैं, यानी कि डिमांड को शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, गर्मियों में हम टी शर्ट बनाएंगे और सर्दियों में हम जो है वो जैकेट वगैरह बनाएंगे। ओवरफुल डिमांड क्या होती है? ओवरफुल डिमांड ये है कि फ़र्ज़ करें आपने कंपनी बनाई है और एक प्रोडक्ट को आप जो है ना एक प्रोडक्ट के 100 यूनिट बनाते हैं, लेकिन मार्केट में उस प्रोडक्ट के 150 यूनिट की ज़रूरत है, तो इसे हम कहते हैं ओवरफुल डिमांड, कि हद से ज़्यादा डिमांड आ रही है इसकी और हम इतना बना नहीं सकते, तो फिर हम डी मार्केटिंग करते हैं इस सूरत में। उसके बाद है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड हमारे पास क्या चीज़ होती है? जब हमें अनहोलसम डिमांड का सामना करना पड़े तो फिर हम क्या करते हैं, हम काउंटर मार्केटिंग करते हैं। अनहोलसम डिमांड ऐसी डिमांड होती है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इसमें एक चीज़ की डिमांड की जाती है, सॉरी, इसमें उस चीज़ की डिमांड की जाती है जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। मिसाल के तौर पे ड्रग। आप देखें ड्रग हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इस तरह की जब हम डिमांड करेंगे, जब इस तरह की डिमांड का हमें सामना करना पड़ेगा तो फिर हम काउंटर मार्केटिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट ओरिएंटेशंस। इसमें हमारे पास प्रोडक्शन कंसेप्ट आ जाता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट आ जाता है, सेलिंग कंसेप्ट आ जाता है, मार्केटिंग कंसेप्ट आ जाता है और सोशल कंसेप्ट आ जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट को।
कि प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है। अच्छा जी, प्रोडक्शन कंसेप्ट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट दैट आर अवेलेबल और हाईली अफोर्डेबल। अच्छा जी, इस तरह की ओरिएंटेशन में ये ख्याल किया जाता है कि कस्टमर इसमें इस प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर करे। जाहिर सी बात है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को ही ज़्यादा फेवर करेगा जो ज़्यादा अवेलेबल होगी, ज़्यादा सस्ती होगी और आसानी के साथ अवेलेबल होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा फोकस जो है ना प्रोडक्शन पर होता है कि हमने प्रोडक्ट बनानी है बस। उसके बाद हम देखते हैं जी प्रोडक्ट कंसेप्ट को। प्रोडक्शन कंसेप्ट को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कस्टमर उसी प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर करेगा जो ज़्यादा सस्ती होगी, आसानी के साथ अवेलेबल होगी और ज़्यादा अवेलेबल होगी। ठीक है, प्रोडक्ट कंसेप्ट को आप देखते हैं जी। प्रोडक्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट कंसेप्ट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट that offer the most quality, performance and feature. Organization should therefore devote its energy to make continuous product improvements. इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट पे फोकस करती है। कस्टमर की क्या ज़रूरत है इसको नहीं देखा जाता। ठीक है, कस्टमर को किस क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए इसको नहीं देखा जाता। बस सिर्फ फोकस ये होता है कि हमने प्रोडक्ट को अपने पास से जो है वो अच्छा बनाना है। ठीक है, लेकिन कस्टमर क्या हमसे जो है वो एक्सपेक्ट करता है उसके बारे में ख्याल नहीं किया जाता। अच्छा जी, उसके बाद है सेलिंग कंसेप्ट। इसमें यह समझा जाता है कि आप जिस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करेंगे वो ज़्यादा बिकेगी। प्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादा होगी वो बिकेगी। ठीक है, ये हम प्रोडक्शन में हमारा ये ख्याल होता है, जो ज़्यादा होगी वो बिकेगी। अच्छा जी, प्रोडक्ट में ये ख्याल किया जाता है जो अच्छी होगी वो बिकेगी। सेलिंग में ये ख्याल किया जाता है जिसे हम प्रमोट करेंगे वो ज़्यादा बिकेगी, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। तो इसी तरह मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट इज द आइडिया दैट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स डिपेंड ऑन नोइंग एंड नीड एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट्स एंड डिलीवरिंग द डिजायर desired satisfactions better than competitors do. मार्केटिंग कंसेप्ट में ज़्यादा फोकस किया जाता है कस्टमर नीड के ऊपर, और ये देखा जाता है कि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाई है, वो सेटिस्फाई है भी या नहीं। जबकि सेलिंग में ये नहीं देखा जाता। सेलिंग में हम सिर्फ ये देखते थे कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे हमारा जो है वो ज़्यादा फोकस होता था। लेकिन मार्केटिंग कंसेप्ट में हम कस्टमर की नीड पे और कस्टमर हमारी प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है या नहीं इसको ज़्यादा देखते हैं। सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट इज द आइडिया दैट अ कंपनी शुड मेक गुड मार्केटिंग डिसीजंस बाय कंसीडरिंग कंज्यूमर वांट्स, द कंपनी रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एंड सोसाइटी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। अच्छा जी, इसमें हम जो है वो कंज्यूमर की नीड को, वांट्स को देखते हैं और कंपनी के रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, और ये ख्याल करते हैं कि हमारा कस्टमर जो है, हमारी सोसाइटी जो है, उससे जो हमारे कस्टमर बनते हैं वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहें और उनका हमारी प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद देम। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अच्छा जी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? दी ओवरऑल प्रोसेस, मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केटिंग मैनेजमेंट को इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट। इसमें हम क्या करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम एक टारगेट चूज करते हैं और हमारा फिर उसी पे फोकस होता है कि हमने उसी टारगेट को लेके चलना है। अगर हम जो है वो सॉक्स बनाएंगे तो हमने सॉक्स ही बनानी है और उसी पे ज़्यादा फोकस करना है, और हम अपना जो है वो अच्छा फ़ायदेमंद रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करेंगे अपने कस्टमर के साथ। इसको हम कहते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? दी ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग, पहले तो बिल्ड करना फिर मेंटेन करना प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर तीन तरह के
पॉइंट है। एक हमारे पास है कस्टमर परसीव, दूसरा हमारे पास कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तीसरा हमारे पास है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कस्टमर परसीव्ड वैल्यू को। द डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट्स एंड कस्टमर कॉस्ट। आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, मैं आपको अपने अल्फाजों में बताता हूँ कि यहाँ पे असल में कस्टमर परसीव्ड के अंदर क्या बात हुई। ये उन्होंने कहा है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट्स एंड कस्टमर कॉस्ट। इसमें जो है वो कस्टमर जो है वो बेनिफिट को देखता है और कॉस्ट को देखता है। इसके दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम कस्टमर परसीव्ड वैल्यू कहते हैं। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन इसमें ये है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाई है या नहीं। कस्टमर का आपके प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो न्यू कस्टमर लेके आएगा जो कि आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखिए ना, एक प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट को किसी कस्टमर ने ख़रीदा है और वो आपकी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा खुश है, सेटिस्फाई है, तो जाहिर सी बात है वो आगे अपने कज़न को बताएगा या अपने फ्रेंड को बताएगा, यार उस कंपनी की मैंने प्रोडक्ट ख़रीदी थी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप भी जो है वो उसी कंपनी की प्रोडक्ट ख़रीदिएगा। तो ये कस्टमर आपके लिए फ़ायदेमंद हुआ। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। Partner relationship management involve working closely with partners in other company, department and outside the company to jointly bring greater value to customers. पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, आप एज अ मार्केटिंग पर्सन खुद वैल्यू डेवलप नहीं कर सकते, सॉरी वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते। आप अगर आप मार्केटिंग एज अ मार्केटिंग पर्सन काम कर रहे हैं तो खुद से, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते जब तक कि आपको दूसरों की सपोर्ट हासिल ना हो। ठीक है, तो ये बात होती है जी पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, इन्वॉल्व करना होता है पार्टनर्स को। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है कैप्चर कस्टमर वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। जब हमने कैप्चर करना चाहते हैं कस्टमर वैल्यू को तो हमें कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू को पहले देखना होगा। इज द वैल्यू ऑफ द इंटायर स्ट्रीम ऑफ परचेज दैट द कस्टमर वुड मेक ओवर अ लाइफ टाइम टू patronage। अच्छा जी, इसमें आपने कस्टमर को उतना मुत्तमिन करना है कि वो लाइफ टाइम के लिए आपका कस्टमर बन जाए, लाइफ टाइम के लिए आपकी प्रोडक्ट को खरीदे और आपसे ही प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं शेयर ऑफ कस्टमर को। शेयर ऑफ कस्टमर इज द पोर्शन ऑफ द कस्टमर परचेजिंग दैट अ कंपनी गेट इन इट्स प्रोडक्ट कैटेगरी। मिसाल के तौर पर जी, आपको एक ब्रांड जो है वो कोई भी ब्रांड हो सकता है, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, आप उससे मुतमईन है कि यार ये चीज़ अच्छी बनाता है, तो आप फिर क्या है जी, आप पेंट भी उन्हीं की खरीदेंगे, आप टी शर्ट भी उन्हीं की खरीदेंगे, आप शूज़ भी उन्हीं के खरीदेंगे, आप जो है वो सॉक्स भी उसी ब्रांड की खरीदेंगे क्योंकि आप उस पर मुतमईन हैं कि ये अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है कस्टमर इक्विटी। कस्टमर इक्विटी ये है कि इज द टोटल कंबाइंड कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ द कंपनी कस्टमर्स। इसमें टोटल जो है वो जो चीज़ें हैं ना हमारे पास, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज और ऑल कंपनी कस्टमर जो हैं, ये सारी चीज़ें कंबाइन है, उसको हम कस्टमर इक्विटी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है न्यू ट्रेंड इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर जो न्यू ट्रेंड है वो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे 3 एक्सप्लेन किए गए हैं, तो हम इनको देखते हैं। कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग, कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग और डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग को हम देखते हैं, इसमें क्या होता है। अच्छा जी, कस्टमर CEM, कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग। इसमें कंपनी ये चाहती है कि वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट
या पर्सनल लेवल पे कन्वर्सेशन करे, बातचीत करे और कस्टमर को एंगेज रखे और कस्टमर उनको एक्टिवली फीडबैक भी दे। ठीक है, कंपनी जो है वो खुद डायरेक्ट पर्सन के साथ, कस्टमर के साथ अपना जो है वो बातचीत करती है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है कस्टमर के साथ। तो इसे हम कहते हैं कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग। फोकस यही होता है कि कस्टमर जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म कस्टमर बन जाए। अब कंज्यूमर जनरेटेड मार्केटिंग, अच्छा कंज्यूमर भी आपके लिए एज अ मार्केटियर काम कर सकता है। ब्रांड एक्सचेंज क्रिएट बाय कंज्यूमर थेमसेल्व्स। अच्छा जी, आप ये वही एग्जांपल है कि आपसे एक बंदे ने चीज़ ख़रीदी है, वो कंज्यूमर है आपके लिए। अच्छा, वो खुद आपके लिए जनरेटेड मार्केटिंग बन सकता है, मार्केट जनरेट कर सकता है। कैसे? वो आपसे चीज़ ख़रीद के ले गया, उसने उसको यूज़ किया, काफ़ी ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ, तो उसने अपने साथ वाले दोस्त को कहा जी आप भी इसी कंपनी से चीज़ ख़रीदें। तो वो जनरेट कर रहा है मार्केटिंग को आपके लिए। डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग involves using digital marketing tools such as website, social media, mobile ads and apps, online videos, email, blogs that engage consumer anywhere at any time via their digital devices. तो देखिए, हमारे पास आजकल जो मार्केटिंग यूज़ हो रही है ज़्यादा से ज़्यादातर वो डिजिटल मार्केटिंग है और सोशल मीडिया मार्केटिंग है। आज हम यूज़ ही ये करते हैं क्योंकि हम एक क्लिक पे कहीं भी जो है वो किसी भी बंदे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं बजरिया डिजिटल डिवाइसेस। तो इसी तरह हम फिर इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए भी। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अचानक से यहाँ पे ऐड चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक पे ऐड देखते हैं आप। ठीक है, इस तरह व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे ऐड चल रहे होते हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की। तो ये हमारे पास होती है डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग। आगे है हमारे पास द चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप। देखिए जी, चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप में ये कुछ ऐसी वजूहात हैं हमारे पास जिन्होंने मार्केट का लैंडस्केप ही बदल के रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, डिजिटल एज, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, रैपिड ग्लोबलाइजेशंस, rising awareness and fast changing technologies have really changed the marketing landscape. ठीक है, इन टर्मिनोलॉजी ने, इन वजूहात ने हमारी मार्केटिंग का जो लैंडस्केप है उसको चेंज करके रख दिया। ठीक है, तो ये आपको शॉर्ट भी आ सकता है या लॉन्ग भी आ सकता है कि उन वजूहात के बारे में हमें बताएं। तो वो ये हैं जी, डिजिटल एज, रैपिड ग्लोबलाइजेशन, मोर इथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ ऑफ नॉन प्रॉफिट। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आएगा भी क्वेश्चन तो इसके सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ही पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे एंड होता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।